गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पाठ है जूझ और वितान पुस्तक का सेकंड चैप्टर जूझ। इसके लेखक हैं आनंद यादव। ठीक है। जूझ जैसा कि नाम से ही परिचित होता है कि ये सिर्फ एक संघर्ष की कहानी है। लेखक के जूझना अर्थात कि हमेशा उसके जीवन में कितना संघर्ष बना रहा, उस संघर्ष की ये कहानी है। लेखक का जीवन परिचय बताती हूँ मैं संक्षिप्त में आपको। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर अर्थात कि एमए की डिग्री प्राप्त की है। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी जो नटरंग पुस्तक है उसमें बहुत ही चर्चित रही है। जूझ उपन्यास पर भी इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। अब मैं आपका पाठ लेती हूँ जो जूझ है। इसमें जो लेखक है उसके ही संघर्ष की कहानी है। ठीक है। जो यह अंश जो लेखक के बहुत चर्चित आत्मकथा मतलब कि अपनी आत्मकथा जिसमें उपन्यास में उन्होंने लिखी है उसी से ही लिया गया है और एक अपने खुददारपने की भी कहानी है कि किस तरह से लेखक ने अपने जीवन को संवारने की कोशिश की है। ठीक है। जो प्रारंभ के दिनों का वर्णन बताते हैं लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया। ठीक है। स्कूल में पढ़ने से उन्हें रोक देते हैं और खेती का काम करने के लिए लगा देते हैं। उनका मन पाठशाला जाने के लिए हमेशा तड़पता रहता था। किसका? लेखक का मन हमेशा पाठशाला जाने के लिए तड़पता रहता था, परेशान होता था क्योंकि लेखक पढ़ना चाहता था। लेकिन उसके जो पिता थे वे उसे पढ़ने के लिए नहीं जाने देते थे बल्कि वे उसे खेती का काम करवाने लग गए थे। अब लेखक अपने पिता से क्योंकि कुछ कह नहीं पाता था, इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि वह उनसे पढ़ने की बात कर सके और उसको पिटाई के डर से वहाँ से स्कूल छोड़कर खेती करने में लग गया। अब जो समय मिलता उसमें उसकी पढ़ने की इच्छा होती लेकिन लेखक को वो समय नहीं दिया जा रहा था, नहीं मिल पा रहा था और अपने फादर से वो इस चीज़ में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। क्योंकि लेखक यह भी जानता था कि जो आने वाला समय है उसमें सिर्फ खेती से ही काम नहीं चलेगा अर्थात कि खेती से ही गुजारा नहीं होगा बल्कि हमें पढ़ने के बाद जो नौकरी लगने के बाद जो कुछ पैसे मिलेंगे उसी से ही हम अपना गुजारा आराम से चला सकते हैं या जीवन को संभाल सकते हैं। दीपावली के बाद जब ईंट पेरने का उनके लिए कोल्हू चलाया जाता था क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले कोल्हू क्यों चलाना था? क्योंकि कोल्हू चलने के बाद ही गुड़ बनता है और उसके पिता को सबसे पहले वो गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक से अधिक कीमत मिल सके। हालांकि जब हम कोई भी काम जब शुरुआत में गन्ने की ईंट पेली जाती है तो उसमें गुड़ भी कम बनता है अर्थात कि उसमें उस टाइम पे उतना रस नहीं होता है और लास्ट में पेरा जाता है तो अच्छा रस निकलता है, गुड़ भी ज़्यादा बनता है। लेकिन इस चीज़ को शायद उसके फादर नहीं समझ पाते थे, बस उन्हें हमेशा जल्दी होती कि पहले गन्ना पेर दिया जाए और गुड़ बनवा लिया जाए और वो मार्केट में अपना भेज दिया। लेखक के पिता को बहुत जल्दी कार्य करने की आदत भी थी, ये भी कारण था शायद। ईंट पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हुआ। किसका? लेखक के पिता का। एक दिन लेखक
अपनी माँ से कहने के लिए हिम्मत जुटाता है। उसकी माँ धूप में कंडे थाप रही थी, जो गोबर के होते हैं उन्हें कहते हैं कंडे, थाप रही थी और वह बाल्टी भर भर के अपनी माँ की सहायता कर रहे थे, पानी भर कर लाते थे। तभी उसने एक अच्छा मौका डालकर किससे, अपनी माँ से अपने मन की बात कहने का साहस जुटाया। और माँ भी शायद कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि लाचार थी, उसके पास भी कुछ नहीं था। पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बोली कि बरेला सुअर की तरह गुर्राता है। बरेला किसको कह रही है? वे उसके पिता को, अर्थात कि अपने पति को सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजीराव सरकार से उसकी पढ़ाई के विषय में बात करे। लेखक ने वहाँ के जो दत्ताजीराव थे उनसे उन्हें पढ़ाई के विषय में बात करने के लिए कहा कि उनसे किसी न किसी रूप में आपको सहायता अवश्य मिलेगी। इसलिए अपनी माँ को इसने वहाँ से के लिए तैयार किया। माँ तैयार हो गई, क्योंकि वह भी चाहती थी कि उसका बच्चा पढ़े और आगे चल के कुछ बने। वह बच्चे की तड़पन समझ रही थी, अर्थात कि आपने देखा होगा ज़्यादातर माँ बच्चे की बहुत समीप भी होती हैं, इसलिए वे बच्चे की तड़प या बच्चे की बातें कुछ ज़्यादा ही सुनती हैं और उन पर शायद अमल भी ज़्यादा करती हैं पिता लोगों से। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में वह बात करने के लिए दत्ताजीराव के यहाँ चली जाती। फिर देसाई के पास गई और उनसे सारी बात, मतलब दत्ताजीराव देसाई के पास जब जाकर उन्होंने सारी बातें बताई, तो दत्ताजीराव को भी लगा कि इस बच्चे को हमें पढ़ाना चाहिए। उसने यह भी बताया कि सारे दिन जो दादा है, उसके फादर हैं, उसके पिता हैं, वे हमेशा घूमते रहते हैं और रखमाबाई के पास गुजार देते हैं, अर्थात कि बाज़ार में अपनी घुमकड़ी में सिर्फ बिता देते हैं। वे ना ही तो खेती का काम करते हैं, और अगर बच्चा किसी काम में कोई गलती करता है तो उसे की पिटाई भी वे कर देते हैं, ताकि वे सारे गांव में आराम से आज़ादी से घूमता रहे और बच्चा उनका खेती संभालता रहे। उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें थी कि अब उनका आज़ाद होने का बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा, तो बच्चा काम करने योग्य है और मैं आराम से जो बाज़ार है उसमें घूमता रहूँ। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं कक्षा पास कर लेगा। लेखक ने अपनी माँ से ये भी कहा कि यदि मुझे फिर से दोबारा पढ़ने का मौका दिया जाए तो भले ही समय निकल गया है, अभी 2 ही महीने बचे हैं पढ़ने के, तो मैं 2 महीने में भी सारा कोर्स अपने आप कवर कर लूँगा, मतलब कि सारी मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा जो छूटी हुई है। बस सिर्फ मेरे लिए ये एक मौका दिया जाए पढ़ने का, मैं सारा कुछ जल्दी करके नई कक्षा में चला जाऊँगा, मैं इस साल की बर्बादी नहीं होने दूँगा। राव ने लेखक से घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना। किसने कहा? राव। तो जो दत्ताजी राव थे उन्होंने कहा लेखक से कि जब तुम्हारे दादा घर पे आ जाए तो मेरे पास उन्हें भेज देना, क्योंकि घड़ी भर बाद आ जाना, फिर उसके तुम थोड़ी देर बाद आओगे तो फिर मैं आपसे पढ़ाई के विषय में पूछूंगा। ऐसा करके उन्होंने उसे सावधान किया। लेकिन उनके माँ बेटों ने, अर्थात कि लेखक की जो माँ थी और लेखक ने कहा कि आप हमारा नाम मत बताइएगा कि हम लोग आपके पास आए थे। दत्ताजी राव कहने लगे कि आप निर्भय होकर जाइए, ठीक है, और रात को जब दादा घर पर आए तो मुझे मेरे पास भेज दीजिए। उनके घर आने पर उनकी